नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विकास के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठा लिया है। इस बार यूपी सरकार ने स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आइकिया के साथ एमओयू साइन कर लिया है। लखनऊ में सीएम आवास पर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और आइकिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अब स्वीडन कंपनी नोएडा में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस पी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सीओ नोएडा श्रीमती रितु माहेश्वरी जी, आइकिया के कंट्री हेड श्री पीटर, आइकिया से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच डीड विनिमय समारोह के आज के इस अवसर पर मैं इन दोनों संस्थाओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आइकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में, बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। जो कुछ बड़े निवेश इस दौरान वहां पर हुए हैं, इसमें डाटा सेंटर की स्थापना के साथ ही देश का पहला डिस्प्ले यूनिट भी हमारे इस क्षेत्र में तेजी के साथ उनकी स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री आर के चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
इस बीच आर.के. चौधरी के साथ तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए तमाम बयान दिए। अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी से सवाल भी किए हैं। साथ ही नौजवान और रोजगार को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोगों को बेवजह परेशान करने और झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप भी लगाया है। पूरे देश के किसान चाहते हैं कि सभी कानून वापस हों, क्योंकि उन कानूनों से उनका हित नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, लागत का दुगना मुनाफा दे देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, अब जब करने का समय आया तो ऐसा कानून बना दिया है कि पूरा का पूरा खेती और किसान संकट में चला जाएगा। साथ ही साथ नौजवानों के साथ भी संकट है। नौकरी, रोजगार, काम है ही नहीं और लगातार सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली की सरकार उनकी, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी। आखिरकार अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं? किसान अगर हमारा बर्बाद हो जाएगा, नौजवान के हाथ में काम नहीं होगा और जो सपने दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो जा कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं, लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है। हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, मुसलमान भाई हो, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ? बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ? आज 3 बहनें जो 2 तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिर दोषी कौन है? जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। बेहतर से बेहतर चीजें दी पुलिस को, सब इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। बेहतर इंतजाम हुए थे वो बर्बाद कर दिए। करीब 3 महीने से दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच अब कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इसको लेकर राकेश टिकैत से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, कल ट्रेनें रोकी गई, अंबाला, रांची और पटली, जगह जगह असर देखने को मिला और ट्रेनें रुकी भी, किसान जो है पटरी पर बैठे भी। क्या संदेश दिया?
कल सरकार को? ये तो आज़ादी के टाइम से रुक रही ट्रेन ने तो उस टाइम पे क्या मैसेज जाता था सरकार को? जो उस टाइम पे जाता था वही दिया इन्होंने भी। एक वहाँ ये भी रोकते थे जब इनकी सरकार नहीं थी, तो ये क्या मैसेज देते थे? जो मैसेज जाता होगा वही सरकार को गया। मतलब पहले तो, अगर आप जैसे पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले तो कहीं ना कहीं शासन ही वापस लेने की बात की जा रही थी। ऐसा कुछ है कि बीजेपी को शासन अब वापस ले लेना चाहिए? बीजेपी का शासन मतलब? जैसे आपने कहा कि पहले जब ट्रेनें रोकी जाती थी तो पहले तो शासन वापस लेने के लिए दी जाती थी, आप चाह रहे हैं कि गद्दी छोड़ दे बीजेपी? नहीं वही पूछ रहा हूं। बहुत उसमें मुद्दों पर रोकी जाती थी ट्रेन, और बहुत दिन बाद में हमने ट्रेन वाला प्रोग्राम करा, कई साल बाद में करा। दबाव पड़ा है सरकार? हाँ, सरकार पड़ता तो ही। अच्छा, आज भी आपने एक बैठक बुलाई, जगह जगह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जिला अध्यक्ष हैं वो आए, तो क्या मतलब क्या है जस्ट लाइक बुलाया है आपने, तो क्यों बुलाई बैठक? यहाँ की तैयारी के लिए। कल क्या रहा, आगे क्या होने वाला, उसकी तैयारी कैसे करनी है, मूवमेंट कैसे चलना है, उस पर सलाह मशवरा करेंगे। अच्छा, एक जिला अध्यक्ष के साथ आपने कहा कि 200 आदमी लेके आए, तो भीड़ बढ़ाने का इरादा है? नहीं, ये नहीं कहा आज कि 200 लेकर आए। तो प्लानिंग रहेगी कि क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले टाइम में। अच्छा सर, अभी जिस तरह से गर्मी आने वाली है, गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? हौसला नहीं डगमगाएगा भले ही कितनी भी गर्मी हो? गर्मी तो खेत में भी रहती है, खेत में क्या वहाँ एसी लग रहे हैं, चलता रहेगा तो सब प्रोग्राम। अच्छा, एक आपने सर आखिरी सवाल की बयान दिया मन से कि किसान जो है अपने जो अनाज है, जो अपनी फसलें हैं वो जला दे, क्यों कहा आखिर? नहीं, गांव के लोग कह रहे थे, गांव के लोगों ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, फसलें उसके बीच में नहीं आएगी। अच्छा, अगर एक चुनना पड़ा कि आप अपनी फसलें चुनोगे या आंदोलन चुनोगे, तो हम आंदोलन चुनेंगे, फसलें हमारी ख़त्म हो जाए उनकी वहीं, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मतलब जो फसलें हैं वो बाजार में नहीं आएगी, भले जला देंगे लेकिन आंदोलन चलेगा? आंदोलन चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ महेश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। हरदोई में महिला सशक्तिकरण के तहत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मल्लावा कोतवाली पहुंची, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर होकर मुकाबला करने की बात कही गई। साथ ही किसी भी परिस्थिति में पुलिस का सहयोग और जागरूक करने का मूल मंत्र दिया गया। जनपद की सभी महिलाओं से ये अपील करूंगा कि जो पुलिस प्रशासन ने थाने स्तर पर एक ये मुहिम चलाई है, जिसमें हमारे गांवों में जो महिलाएं हैं वो पुलिस प्रशासन के साथ सीधे जुड़ रही हैं, और प्रत्येक गांव में एक महिला सुरक्षा समिति गठित की जा रही है, जिसका नोडल हमारे एंटी रोमियो टीम होंगी जो थाने स्तर पे हैं। मैं चाहूँगा कि, और मेरी ये अपील रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इस मुहिम के साथ जुड़ें, और महिलाएं पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़ के जो समस्याएं गाँव स्तर पर पुलिस से संबंधित रहती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुखर रूप से पुलिस के सामने रख पाएं, और जो अवैध कार्य होते हैं कहीं गांव में या अन्य कोई सूचना उनको मिलती है उसके बारे में महिलाएं सूचना दें। साथ ही जो महिला संबंधी अपराध हैं उनके लिए भी इन महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसका मेन उद्देश्य है कि जगह जगह पे रेप वगैरह केस होते हैं, जैसे हाथ रखने कांड हुआ था, तो जिससे कि महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। और जो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग वत्स जी हैं, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गांव में एंटी रोमियो टीम द्वारा ग्राम सुरक्षा महिला समिति गठित की जाएगी। तो ये जो महिला सुरक्षा गठित की गई है, ये महिलाओं को और बच्चों को जागरूक करने के लिए की गई है, ताकि हमारे समाज में कोई भी लड़कियों के साथ या औरतों के साथ कोई भी गलत कार्य या रेप वगैरह ना हो, सब सुरक्षित रहे और सब जागरूक रहे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं एक ICDS वर्कर हूँ, मैं मल्लावा ब्लॉक से हूँ, और मैं यहाँ पे थाना में आई हूँ। यहाँ पे नारी सुरक्षा के लेकर के एक मंच बना हुआ है और एक मिशन चल रहा है, जहाँ पे नारियों को जागरूक करने के लिए और उन्हें उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को बताने के लिए सबको बुलाया गया है। उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें और समाज में एक इज्जत से कैसे जी सकें। इस विषय पर यहाँ पे चर्चा की जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। चित्रकूट जिले के बसिंघा गांव में मिट्टी का टीला धंसने से एक बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई और अन्य 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
जिलाधिकारी शेषमणि पांडे और एसपी अंकित मित्तल ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने का पूरा आश्वासन दिया है। इसमें से 5 लोग गए थे, जिसमें कि 3 लोग तो डेथ थे, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों के कमर से उनकी टूट गई हड्डी, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के रेफर कर दिया है। एक्सरे होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या दिक्कतें हैं अंदर। कौन से हॉस्पिटल? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में। अच्छा, आपका नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। अभी तक मौत कितनी पुष्टि हुई? घायल 3 की हो गई है पुष्टि, अभी कुछ और है कि अनुमान और कि आगे जो मिट्टी में दबे हुए हैं उनके भी मृत होने की आशंका है। सुल्तानपुर में एसटीएफ और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। दोनों की संयुक्त टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश अफरोज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि नए युवाओं को बहला फुसलाकर उन्हें गैंग में शामिल कर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था, ताकि पुलिस की निगाह पुराने अपराधियों पर रहे और ये अपना काम करता रहे। फिलहाल इसके पकड़े जाने से पुलिस को गिरोह के कई अन्य सदस्यों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिस पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस काम कर रही है। ये सुल्तानपुर का एक दुर्दांत अपराधी है अफरोज उर्फ गोली, जो सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना का रहने वाला है और 18 जुलाई 2020 को एक फ्रेंचाइजी कंपनी से 3.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसका मुख्य आरोपी था। इसका स्वयं का गैंग है। इसे आज बंधा तेराहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस टीम में एसटीएफ और हमारे जिला पुलिस की स्वाट टीम का सम्मिलित प्रयास था। इसके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो एक दुर्दांत अपराधी है। 50,000 रुपये का इनाम घोषित था आईवी स्तर से और ये लगातार सक्रिय था। इसकी गिरफ्तारी से अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी मिली है। पूछताछ जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के पास निजार खान नाम के एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। निसार खान वहां तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा पकड़ लिया गया और जब निजार खान से पुलिस ने पूछताछ की तो निजार खान ने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें उसने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन जांच अधिकारी आरोपियों का साथ दे रहे हैं। ऑफिस के सामने एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल छिड़का था। मौके पे पुलिस बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। अभी तुरंत उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। एसएच वहाँ पे कोई भी आग वाली कोई बात नहीं हुई थी। उससे जो उसके पास तेल था उसे हटा लिया गया था। इस संबंध में पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है, क्या किस कारण से इसने इस प्रकार की घटना करी। अभी इसके बारे में जानकारी करके आपको अवगत कराया जाएगा। आज आपने क्या करा? मैं जीना नहीं चाहता, मैं उस पर तंग आ गया। तो अभी आपने एसएसपी कार्यालय पे क्या करा? एसएसपी कार्यालय पे मैंने अपने अंतिम समाप्त करने के लिए काम किया, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। मट्टी का तेल डाला था आपने? मैंने पेट्रोल डाला था। पेट्रोल डाला? हाँ, पेट्रोल डाला। मैं जीना नहीं चाहता। शिकायत की किसी से? गाजियाबाद के लोनी इलाके में राम पार्क कॉलोनी में फायरिंग की वारदात हुई है। पूरा मामला भगत सिंह गेट के पास का है, जहां सुबह के वक्त दूध लेने जा रही एक महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली महिला के पेट से छूकर निकल गई। वहीं फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद महिला ने अपने परिवार के लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला ने फायरिंग की इस वारदात के पीछे अपने ससुराल वालों का हाथ होने की आशंका जताई है। महिला का कहना है कि पिछले कुछ समय से उसके विवाद अपने पति के साथ चल रहा है, जिसके चलते उसके ससुराल वाले महिला की हत्या करना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना ये घटी थी सवेरे 6 बजे करीब की बात है। दूध काटने जाती तो सड़क पार करते ही बतावे मुझे तो नमाज में था, मुझे पता लगा। अग्रिम पकड़ के उन्होंने 3-4 गोली मारी। 3 तो सड़क में लगी हुई है, 1 गोली लगी उसके पेट में। कहाँ है लड़की अभी? लड़की जीटीबी में। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ जी, 100 नंबर पर फ़ोन करा था। बच्चे जी उन्होंने लड़की ने फ़ोन करा अपने भाई को जी माँ राम पार्क में, और मेरे गोली मार दी। मैं यहाँ पर। कंप्लेंट हो गई आपकी? हाँ, कंप्लेंट हो गई। तो किस पे शक है आपको?
बस वो 2 साल से मुकदमा चल रहा है जी। 2 बच्चे हैं लड़की पे, उसकी पसुंडिया को उन्हीं का काम है जी, और किसी कौन करता है। ससुराल वालों का? हाँ जी। तो थाना क्षेत्र में आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को उसके ससुराली जनों द्वारा गोली मार दी गई है। गोली बाई तरफ पेट को छूते हुए निकल गई है। महिला का काफ़ी समय से ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है वो अपने घर पे ही मौजूद मिले। ससुराल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, फिर भी विस्तार से जांच के बाद ही। श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने वाराणसी का दौरा किया। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि समर्पण निधि में धन संग्रह में मिली धोखाधड़ी की घटना को देखते हुए यूपीआई और बारकोड के जरिए चंदा लेने का रास्ता बंद किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने बताया कि यूपीआई और बारकोड में गड़बड़ी की बात सामने आई है और इस बात बैंकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि यूपीआई और बारकोड में गड़बड़ी हो सकती है। इस बीच उन्होंने बताया कि चंदे के लिए चांदी की ईंटें आई हैं, जिसे बैंकों के लॉकर में रखा गया है और लोगों से फिलहाल चांदी न देने का आग्रह भी किया गया है। साथ ही बताया गया कि समर्पण निधि में अभी तक 1500 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए आ चुके हैं। जय श्री राम के नारे पे लोगों को कठिनाई हो रही है और पीएम मोदी जय श्री राम का वहाँ पे एक नारा भी दे रहे हैं कि ये भारत का ही राज्य है, तो भारत में यहाँ के लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते हैं। वैसे में आप इस जय श्री राम तीर्थ भूमि के महासचिव भी हैं, तो वैसे में आप क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ताओं को तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो 2 दिन 3 दिन घूम कर आया, कम से कम 3 दिन में 10 बैठकों में रहा। मुझे कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही। हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं। दिल्ली में जय श्री राम बोलने वालों की हत्या भी हो रही है, ये खुफिया एजेंसियों का कहना भी है। तो देखो, जय श्री राम के कारण हत्याएं हो रही हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। हत्याओं के कई कारण हो जाते हैं, कई बार 4-5 कारण मिल जाते हैं आपस में, लेकिन ये हत्या एक आपराधिक कृत्य है। इसके लिए प्रशासन देखेगा, हम भी देख रहे हैं, देख लेंगे। सब स्थानीय लोकल इश्यूज, ऑल आर लोकल इश्यूज। इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना है हमको। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो भी देखिए। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 104 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 165 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2521 है, जिनमें से 647 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आज तक कुल मिलाकर जो डिस्चार्जेस हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,91,359 हो गई है। ये 98.1% से अधिक का रिकवरी रेट चल रहा है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक, अर्थात पिछले मार्च में जब से ये संक्रमण प्रदेश में आया, उससे लेकर आज तक 8,712 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,180 सैंपल्स की जांच की गई और अब कुल मिलाकर के 3,01,73,226 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,499 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है और टेक्नोलॉजी के बदौलत ये एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है जिसमें आपको घर से निकलना नहीं पड़ता और अपनी बीमारी के विषय में डॉक्टरों की राय आप घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। इसका अधिकाधिक उपयोग करिए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 5,31,035 लोग ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग संक्रमण काल में कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और सर्वेलेंस, टेस्टिंग, आइसोलेशन ही हमारे ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम संक्रमण को नियंत्रित रख पाते हैं।
इसके अतिरिक्त जो लोग बाग बचाव के तरीके अपनाते हैं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं, हाथ को साफ रखते हैं साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से, और लोगों से सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी बनाकर रखते हैं, इन्हीं तरीकों से संक्रमण को नियंत्रित रखा जाता है और नियंत्रित रखा जा सका है। फिलहाल बिल्कुल साफ है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में, इसलिए हमको पूरी सावधानी रखनी है। यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।